हिस्ट्री। आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। आप मुझे सेकंड वर्ल्ड वार पर बतलाइए, उसके विषय में 2 मिनट में आप ब्रीफ कीजिए सेकंड वर्ल्ड वार को और उसका असर हमारे देश पर क्या पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी की पोलैंड पर अटैक से शुरू हुई थी। इसका मुख्य कारण था जर्मनी और इटली जो फासिस्ट पावर्स थे उनका जो एग्रेशन पॉलिसीज, साथ ही साथ जो ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस उस समय मानी गई थी, उन्होंने इसको रोकने की कोशिश की और इस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार की एक शुरुआत मानी गई। साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वार का जो इम्पैक्ट इंडिया पर ये पड़ा कि इंडियन जो प्रोविंसेस थे उस समय के जो मिनिस्ट्रीज थी, वो मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर दी थी, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, क्योंकि उनसे बिना सहमति के इंडिया को पार्टिसिपेट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। ड्यूरिंग दैट टाइम गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया था 1940 में। 1940 में अगस्त ऑफर भी आया था ताकि इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सके, और उसके बाद क्रिप्स मिशन और उसकी फेलियर के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। आप बताएंगे कि 2 वर्ल्ड वार हुआ है, इससे हम लोगों को सबक क्या मिला है? 2 वर्ल्ड वार का जो हुआ है एक पीस और स्टेबिलिटी जो वर्ल्ड में उस समय काफ़ी उसका इरोजन हुआ, और उसके पहले लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, और हालांकि वो सेकेंड वर्ल्ड वार रोकने में फेलियर रहा, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और फिर से जो दुनिया के लोगों को लगा कि वार जो है वो समाधान नहीं है, और इसी वजह से तीसरा वर्ल्ड वार अभी तक नहीं हुआ है। लीग ऑफ नेशंस और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बतलाइए 1 मिनट में। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 1919 में वर्साइल्स की संधि के द्वारा की गई थी, जो और यूनाइटेड नेशंस 1945 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। दोनों में ये खास सिमिलैरिटीज़ थी कि जो पीस को मेंटेन रखना था और वर्ल्ड की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना था, लेकिन लीग ऑफ नेशन सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने में सक्षम नहीं रह पाया, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो कहीं ना कहीं उसके कंपेयर में अभी तक वो सफल है, उसको माना जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने मेंबर हैं अभी, कितने कंट्रीज? सर अभी 193 मेंबर हैं। कोई एसोसिएट मेंबर भी है? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ फिलिस्तीन को शायद एसोसिएट मेंबर रखा गया। वेटिकन सिटी उसका मेंबर है? सर वेटिकन सिटी कंट्री तो है सोवरेन, लेकिन इसका मेंबर है मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। विक्रम संवत और शक संवत, ये दोनों के विषय में बताइए। सर विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC में हुई थी। कोई विक्रमादित्य उस समय के राजा थे उज्जैन के, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। शक संवत की स्थापना 78 ईस्वी के आसपास कनिष्क के द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की आप बात कर रहे थे, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के को सिक्योरिटी रिलेटेड ऑर्गन है, और ये पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी एंड पीस मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। भारत है परमानेंट मेंबर में? सर भारत अभी परमानेंट मेंबर नहीं है। तो भारत प्रयास कर रहा है इस दिशा में आगे जाने के लिए? जी सर, भारत G4 का सदस्य भी है, और अभी हाल ही में जो परमानेंट मेंबर में से ब्रिटेन ने भी सपोर्ट किया है भारत के परमानेंट मेंबर की सदस्य। G4 में कौन कौन है? सर G4 में भारत है, जापान है, साउथ अफ्रीका है और जर्मनी है। साउथ अफ्रीका है या ब्राज़ील है? सॉरी सर, ब्राज़ील है। थैंक यू सर। तो भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य क्यों बनना चाहता है? सर सुरक्षा परिषद का सदस्य क्योंकि भारत अभी 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, और 1945 के बाद जो अभी का जो सिनेरियो है वो बहुत बदल चुका है। तो भारत आज इस स्थिति में है कि वो सुरक्षा परिषद का मेंबर बन सके, और भारत 7
करीब 7 बार वो नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है सुरक्षा परिषद का। क्या क्या बाधा आ रही है इसमें? सर बाधा आ रही है कि जो एशिया के कंट्री जैसे चाइना जो परमानेंट मेंबर है वो अभी तक सपोर्ट नहीं किया गया है। साथ ही साथ चाइना कब हुआ है परमानेंट मेंबर? सर चाइना 1971 में, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, हुआ था। तो उसमें जो बाधा आ रही है उसमें चाइना एक ब्लॉकेज के तौर पे उसको रखा, मतलब हो रहा है। और साथ ही साथ जो कंसेंसस हैं अभी तक उसको रिफॉर्म को बड़े पैमाने पर ऐसा अभी नहीं हो तो पाया। चाइना को भारत कैसे टैकल करेगा? क्या कुछ उपाय हो सकता है? सर अभी हाल ही में हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स ने कहा है कि चाइना के साथ बातचीत चालू है। अगर उससे बायलैटरल इश्यूज अगर जो हमारे हैं अगर वो अच्छे बेहतरीन होंगे तो आगे चल के हो सकता है कि वो एक कंसेंसस दे सके। क्या क्या बायलैटरल इशू है भारत और चीन के बीच में? सर भारत और चीन के बीच जो बाउंड्री समस्या है और ब्रॉडली जो अभी 2-3-4 साल में और साथ ही साथ जो इंडिया का जो ब्लॉकेजेज हैं, जैसे कि इंडिया ने क्वाड का मेंबर है और इंडिया ने RCEP का भी मेंबर नहीं बना और उसके CPEC का मेंबर नहीं बना, तो ऐसे कुछ इश्यूज हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन इशू है चाइना इंडिया के बीच जो डिस्प्यूट का कारण है, बर्निंग इशू जो जिसका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है? सर जो हमारा बाउंड्री इशू है वो एक बाउंड्री इशू तो खैर बहुत लंबा है। जी सर, जो ट्रस्ट डिफिसिट है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है चाइना के साथ, इसके साथ जो साउथ चाइना सी का जो मैटर है जिसमें इंडिया की सोवरेनिटी को भी सर चाइना के द्वारा चैलेंज किया जा रहा है। लद्दाख में जो प्रॉब्लम हुआ था वो अभी जो 2-3 वर्ष पहले, यस सर, उसमें अभी सारा कुछ सॉल्व हो गया या अभी भी बात चल रही है? नहीं सर, वो अभी तक सॉल्व नहीं कितने हुआ। राउंड की बात हो गई है? सॉरी सर, राउंड बात नहीं बता, लेकिन गलवान वैली की उसमें जो 3 से 4 साल पहले जो अभी तक वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ है, अभी बातें चल रही है। और चीन जी सर, अक्साई चीन का भी जो मामला है, जो POK का जो दे दिया गया है चाइना को पाकिस्तान के द्वारा। और साथ ही साथ हालांकि अभी पॉजिटिव बातें आ रही है, चाइना इंथुजियाज्म दिखा रहा है बातचीत को लेकर। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लोकतंत्र के लिए कैसा रहेगा? मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। सर जम्मू एंड कश्मीर का जो चुनाव है अभी जो टर्नआउट हुए हैं वो काफ़ी इंथुजियास्टिक है, करीब 60% के आसपास टर्नआउट हुए हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन है वो भी दिखाता है कि वहाँ डेमोक्रेसी जो पहले थी और वो शायद फिर से बहाल होने की संभावना है। अगर रीजनल पार्टी की सरकार वहाँ बनती है तो क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कुछ चुनौती नहीं मिलेगा? सर जैसे हमारे संविधान में सभी तरह के पार्टीज के इस्टेब्लिशमेंट को लेकर और कई राज्यों में भी पार्टीज है, तो जम्मू कश्मीर में भी जो पार्टीज होंगी, अब चूँकि आर्टिकल 370 है नहीं, तो वो फेडरलिज्म जो और स्टेट्स पे लागू होता है वो कश्मीर पे भी लागू होगा, तो ऐसी समस्या। इलेक्शन कमीशन जो पार्टीज को मान्यता देता है, कितने तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है? विभाजन जो होता है इलेक्शन कमीशन किस तरह से बांटे हुए हैं? सर उसमें कुछ पार्टीज जैसे कि नेशनल पार्टी का उसमें नेशनल पार्टीज में अभी जैसे आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया गया है, उसके पहले बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, BSP को। टोटल कितनी है? टोटल सर मैं जितना रिकॉल कर पाऊँ 7 है सर। नहीं, नेशनल पार्टी कितनी है? जी नेशनल पार्टी 6 या 7 है सर, पूरा रिकॉल भी कर। चलिए ठीक है। उसके अलावा CPIM भी नेशनल पार्टी में जी कुछ का दर्जा हट गया है, जैसे NCP का दर्जा हट गया जी सर, ये TMC का दर्जा हट गया है। थैंक यू सर। और स्टेट पार्टीज क्या होती है? स्टेट पार्टीज बिहार के स्टेट पार्टीज का नाम बताइए तो। बिहार के स्टेट पार्टीज में से हैं जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, लोक शक्ति जनता पार्टी, और इस तरह से यहाँ की स्टेट पार्टीज हैं। अच्छा, सर ने लोकतंत्र की बात की, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है? अभी सर ने बात की थी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की आपसे, तो लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर होता है?
मैम दोनों सिमिलर टोन मतलब सिमिलर मीनिंग है, क्योंकि लोकतंत्र में भी जो 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 जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है, और जहाँ तक गणतंत्र को मैं समझ पा रहा हूँ, एक जो रिपब्लिक सिस्टम है, जैसे कि जहाँ का हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है। वो रिपब्लिक कोई किताब भी है? यस सर। उसके राइटर कौन है? प्लेटो। और इंडिका के राइटर? मेगास्थनीज। किसके शासनकाल में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है? रीडिंग स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल बुक्स। बिहार में कोई ऐसा स्पिरिचुअल जगह जो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत लोकप्रिय हो? सर बोध गया जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए लोकप्रिय है। और भी कई जगह हैं, जैसे कि राजगीर हो गए, पावापुरी हो गए, जो जैन। पावापुरी की क्या विशेषता है? पावापुरी में जो जैन के 24वें तीर्थंकर महावीर थे, उनका वहाँ पे परिनिर्वाण हुआ था। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? सर वो कुशीनगर में हुआ था। तो पावापुरी जो 10 हम गणतंत्र की बात करते हैं, जब हम बुद्ध के शासनकाल को पढ़ते हैं तो 10 गणतंत्र थे उस समय। तो वो पावापुरी जो है किसकी राजधानी थी? मैम मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मल्ल की राजधानी से। मल्लों की 2 राजधानियाँ वैसे थी, एक पावापुरी के अलावा। मैम अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वेनसंग म्यूजियम कहाँ है? जी सर। वेनसंग म्यूजियम? वेनसांग। वेनसंग म्यूजियम? वेनसंग का नाम सुना? जी सर सुने हैं। कब आए थे वो? वेनसंग इंडिया में 630 ईस्वी में आए थे। उनके नाम पर भी एक म्यूजियम है। जी सर। कहाँ है? सर रिकॉल नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपका तो ओवर हो गया।